अस्सलाम वालेकुम, आई एम डायटीशियन नीलिया मलिक और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी वायरल डिज़ीज़ के ऊपर जिसके कुछ केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में भी सामने आ चुके हैं एंड दैट इज़ मंकी पॉक्स वायरस। अगर मैं इसके नाम की बात करूँ कि इसका मंकी पॉक्स वायरस नाम कैसे बना, तो बेसिकली ये डिज़ीज़ जो है फर्स्ट जो डायग्नोज़्ड हुई थी वो मंकीज़ के अंदर हुई थी इन 1958। और क्योंकि इसकी रिज़ेम्बलेंस स्मॉल पॉक्स से है कि उसमें भी आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक रैश नज़र आती है, लीजन्स नज़र आते हैं, तो इसलिए इसे मंकी पॉक्स वायरस कहा जाता है। आपने स्मॉल पॉक्स के बारे में सुना होगा लेकिन स्मॉल पॉक्स ख़त्म हो गया था 1980 में जब उसकी वैक्सीनेशन आई थी, तो वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका था। लेकिन मंकी पॉक्स उस तरह का ही एक वायरस है क्योंकि ये एनिमल्स से ह्यूमन्स के अंदर आया है, तो इस तरह का जो वायरस होता है वो ज़ूनोसिस के एक प्रोसेस से गुज़रता है। तो बेसिकली इसमें जो वायरस होता है दैट इज़ ऑर्थोपॉक्स वायरस और वही वायरस जो है आपके पास स्मॉल पॉक्स वायरस के अंदर होता है। अब इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए? कोई भी वायरल इन्फेक्शन जब होता है तो उसकी बेसिक एहतियाती तदाबीर यही होता है कि हमें उसकी ट्रांसमिशन को रोकना होता है ताकि कम से कम लोग जो हैं वो उससे इन्फेक्ट हो सकें और जो लोग उससे इन्फेक्ट हो जाते हैं उनको किस तरह से हम ट्रीट करते हैं। जितने भी बेसिक वायरल डिजीज़ होते हैं जैसे कि आपने कोरोना वायरस देखा जो इतनी तेज़ी से फैला, उसकी भी हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट कर रहे थे स्टार्ट में और उसके सिम्पटम्स को मैनेज कर रहे थे और इसी तरह हम मंकी पॉक्स वायरस को भी कर रहे होते हैं। अगर इसकी ट्रांसमिशन की बात की जाए तो नॉर्मली ये एनिमल्स से आ रहा होता है लेकिन क्योंकि अब ये ह्यूमन्स के अंदर कॉमन हो गया है तो इसकी ट्रांसमिशन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हो रही होती है और अगर एक पर्सन जो है वो डायग्नोस्ड हो गया मंकी पॉक्स वायरस से तो उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे लाइक उसकी क्लोथिंग, उसकी बेडशीट, उसके सॉइल या जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होंगे जहाँ पे भी वो हाथ लगाएगा, तो अगर कोई और पर्सन उसको हाथ लगाता है या उसके इन कांटेक्ट आता है तो उसको भी होने का खदशा है। इसके अलावा आपके माउथ से, आपकी आईज से, आपके नोज़ से इसका कांटेक्ट अगर होता है। इसके अलावा इस डिज़ीज़ के अंदर जो है वो एक फ़ेज़ आता है जिसे इन्फेक्टेड फ़ेज़ कहा जाता है। उस फ़ेज़ में लेजन्स बनते हैं जिसके अंदर से पानी निकलेगा और अगर वो वाली लेजन्स यानी कि वो ज़ख़्म जो है उसका पानी उसकी इन्फेक्टेड पस एक और पर्सन से इन कांटेक्ट होती है तो उससे भी इसकी ट्रांसमिशन मुमकिन है। और इसका भी तरीका यही है कि इससे कैसे प्रिवेंट किया जा सके कि आपने इसकी प्रिवेंशन के लिए एक तो कोशिश करनी है कि इसकी ट्रांसमिशन कम हो और ट्रांसमिशन कम करने के लिए जो चीज़ हमने कोरोना में देखी थी कि आपने अपने हैंड्स को अपने फेस पे नहीं लगाना। इस चीज़ को अगर हम कम कर लेते हैं तो वायरल डिज़ीज़ ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है बिकॉज़ हमारे हैंड्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को हम दिन में हाथ लगा रहे होते हैं, बाहर जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस हम लेकर आ रहे होते हैं। तो जब वो वाले हैंड्स लाइक आपने हाथ धोए नहीं हुए और आप अपने फेस पे, आईज़ पे, नोज़ पे, माउथ पे टच कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली आप उस वायरस को अपने अंदर लेके जा रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने हैंड्स का कांटेक्ट फेस के साथ रिड्यूस करें, अपने हाथों को साफ़ रखें। अगर आप किसी ऐसी पॉपुलेटेड जगह से आ रहे हैं तो अपने आप को क्लीन करें और सैनिटाइज़ रखें, क्लीनलीनेस रखें इर्द-गिर्द। और अगर आपको महसूस होता है कि आपके इर्द-गिर्द कोई ऐसा इंसान है जो इन्फेक्ट हो गया इससे तो या जिसको वायरल फ़ीवर हो रहा है तो थोड़ी-सी कोशिश करें कि उससे थोड़ा दूर रहें और अगर आपका कोई बहुत ही करीबी है तो फिर अपने एहतियाती तदाबीर लाज़मी इख्तियार करें। अगर मैं इसके साइंस एंड सिम्पटम्स की बात करूँ तो इसमें भी सेम जैसा कि हमने कोरोना वायरस में देखा था, आपको बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा होता है, आपका गला ख़राब हो रहा होता है, समटाइम्स आपको हेडेक हो रहा होता है। तो क्योंकि जब आपको बहुत ज़्यादा फ़ीवर होगा, आप वीकनेस फ़ील करेंगे, आपको स्लीप साइकिल आपकी डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा इसकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इस डिज़ीज़ की वो ये है कि आपको पहले फ्लैट लेजन्स बनेंगे, उसके बाद उनमें पानी पड़ जाएगा और उसके बाद उसमें पस फ़ॉर्म हो जाएगी, फिर वो स्कैब होके जो है वो ड्रॉप हो जाती है बॉडी से और वो आपकी हथेलियों पे, समटाइम्स आपके मुँह के अंदर, आपके फेस पे, आपके पाँव के निचले हिस्से पे, आपकी पूरी बॉडी पे भी फैलने लग जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि सिविरिटी क्या है।
और इसका ट्रीटमेंट हमेशा सपोर्टिव ट्रीटमेंट किया जाता है, कोई ख़ास इसके लिए एंटीवायरल नहीं दी जाती। ऑल्दो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो कहते हैं कि 80% तक इसके लिए जो है वो अफेक्टेड होती है, लेकिन क्योंकि वो वैक्सीनेशन जो है अभी मगरबी ममालिक जो हैं उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। अब यहाँ पे ये चीज़ माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी वायरल डिजीज़ेज़ आती हैं उसमें जिस पर्सन की इम्यूनिटी अच्छी होती है, जिसको कम डिजीज़ेज़ होती हैं, जिसको डायबिटीज़ एक्सेट्रा नहीं होती, उसकी अच्छी इम्यूनिटी है तो वो टैकल कर जाएगा वायरल डिजीज़ को। जिस पर्सन की इम्यूनिटी लो है उसको टैकल करना मुश्किल होगा। तो अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, जब हम ऐसे फूड्स लेंगे जो हमारी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे। कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, और जब आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है तो आप वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ज़्यादा अच्छे से टैकल कर सकते हैं। इस डिज़ीज़ में जो है वो डेथ के चांसेस बहुत कम होते हैं, रेदर देन कि आपकी इम्यूनिटी बहुत लो है या आपकी डिज़ीज़ बहुत ही ज़्यादा कंटीजियस हो जाती है। और इसमें ज़्यादा खौफ व हरास का फैलाना भी एक तरह से एक इसका नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इसको टैकल करना बहुत आसान है अगर हम इसकी ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करें और जो डिजीज़ पर्सन है उसको एक अच्छे तरीके से टैकल करें। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।